अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मुल्क में जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, वैसे ही नए नए गैर फितरी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट की बाज़दिश भी सुनाई दे रही है। इन सब इत्तेहादों में से एक अहम और गैर फितरी इत्तेहाद एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून का है। ये इत्तेहाद विफाक की सतह पर हुकूमत बनाने के लिए होता तो भी अचंभे की बात महसूस ना होती, लेकिन इस बार एमक्यूएम ने इलेक्शन से कबल ही मुस्लिम लीग नून से हाथ मिलाया है, जो खासा मानी खेज भी है। यहाँ एक बात जो मुसलसल सियासी माहिरीन को खटक रही है, वो ये कि मुस्लिम लीग नून कैसे सिंध की सियासत में एमक्यूएम का फायदा पहुंचाने की सलाहियत रखती है, और इसी तरह एमक्यूएम किस तरह पंजाब में मुस्लिम लीग नून का हाथ बटा सकती है। ये वो सवालात हैं जो हर सियासी माहिर के जहन में मौजूद है, जिसका जवाब ना तो अभी तक वाज़ेह तौर पर मुस्लिम लीग नून दे पाई है और ना एमक्यूएम इस बारे में लबकुशाई पर तैयार है। इन दोनों जमातों ने हाल ही में सियासी इत्तेहाद किया और दोनों की ख्वाहिश है कि वो कराची में 2013 के आम इंतखाबात के नताइज जैसी सूरत हाल चाहते हैं। 2013 में कराची से एमक्यूएम की सूबाई असम्बली की 33 और कौमी असम्बली की 17 नशस्तें थी, जबकि मुस्लिम लीग नून ने सूबाई असम्बली की 2 नशस्तें हासिल की थी। लेकिन इस इंतखाब में ना तो एमक्यूएम ने पंजाब से कोई नशस्त हासिल की थी, बल्कि मुस्लिम लीग नून ने भी कराची से कोई कौमी असम्बली की नशस्त हासिल नहीं की थी। इस इत्तेहाद का वाहिद मकसद सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में एक मजबूत धड़ा बनाना मालूम होता है। इब्तदाई इत्तेहाद के बाद इन दोनों जमातों के कुछ अकाबरीन का आज सीट एडजस्टमेंट के हवाले से इजलास भी हुआ है। मुलाकात में एमक्यूएम से साबिक वजीर अमीनुल हक, जावेद हनीफ और हसन साबिर, जबकि नून लीग से निहाल हाशमी, अली अकबर गुजर और दीगर शरीक थे। इस बैठक में आम इंतखाबात के हवाले से इंतखाबी इत्तेहाद के नकात पर मुशावरत की गई, जहाँ दोनों जमातों के रहनुमाओं ने अपनी अपनी तजावीज़ और नकात एक दूसरे के सामने रखे। इस इजलास के बाद निहाल हाशमी ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा कि क्या तय पाया है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। ये तय पाया है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो एक विजन है इकोनॉमी की और जो शहबाज साहब की स्पीड है, उसको हम सिंध में भी मुंतकिल करेंगे। पंजाब और दीगर सूबों में तरक्की हुई है, वो सिंध के लोग 15 साल देख चुके हैं गला सड़ा निजाम, और हम बिल्कुल खुले लफ्जों में कहते हैं कि हाँ, हम सिंध में अपना वजीर आला लेके आएंगे, शहबाज स्पीड लेके आएंगे। सिंध के लोग हमें मजबूर कर रहे हैं, हमें दावत दे रहे हैं कि आप आए, हमारी मालकी करें, आप आए, हमारे लिए खुशहाली की बात करें, तो हम फिर उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। शायद यही वो बयानात और इक़दामात हैं जो पीपल्स पार्टी को खटक रहे हैं, और पीपल्स पार्टी की तमाम तर तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून की जानिब है। बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल नून लीग को तनकीद का निशाना बनाने के साथ साथ बुजुर्ग सियासतदानों को हर रोज नया मशवरा दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि बुजुर्ग सियासत की तरक्की में एक बड़ी रुकावट भी समझते हैं। पुराना सियासतदानों से ये एतराज नहीं है कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, इन पुरानों सियासतदानों से एतराज ये है कि वो वही पुराना सियासत कर रहे हैं जिसने मेरा मुल्क को तबाह किया है। कि आप ये पुराना सियासत छोड़ दें, सियासत ही छोड़ दें, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे। अब काम हमने करना है। लगता है मौलाना को भी रिस्पॉन्ड किया है बिलावल साहब ने, और नून लीगी कायदीन को भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यही बयानिया है जो मुसलसल लेकर चल रहे हैं इस कैंपेनिंग के दौरान। बिलावल साहब ने हालिया दिनों में कैसे बुजुर्ग सियासतदानों को सियासत से दूर रहने या किनारा कशी इख्तियार करने के मशवरे दिए, हल्की सी झलक आपके सामने रखता है। वो पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। उनको अब वक्त आ गया है कि आप जरा रेस्ट करें, रेस्ट। 70 साल से जो पुराने सियासतदान हैं वो माजी में फंसे हुए हैं। वो ना आज के सोचते हैं, ना कल के सोचते हैं, ना मुस्तकबिल के सोचते हैं। जो 70 साल सियासत कर रहे हैं, अपना तारीख को एक इलेक्शन के लिए जाया ना करें, अपने मंशूर पे लड़े और इंतजामिया के जोर पे इलेक्शन ना लड़े। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला फारूकी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही और बड़ा सादा सा सवाल है कि बिलावल साहब आजकल जब बुजुर्गों पर तनकीद कर रहे हैं और उन्हें सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का मशवरा दे रहे हैं, आज तो वो कह रहे हैं कि सियासत को खैर बात कह दे जो बुजुर्ग सियासतदान हैं, तो क्या इसमें वो अपने को चेयरमैन और वालिद गिरामी को भी इंक्लूड करते हैं? जी बहुत शुक्रिया रेहान साहब। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मशवरा उन बुजुर्ग सियासतदानों को दे रहे हैं जो सेलेक्ट होने जा रहे हैं, उन बुजुर्ग सियासतदानों को दे रहे हैं जो नफ़रत की सियासत करते हैं, उन बुजुर्ग सियासतदानों को मशवरा दे रहे हैं जो बेसाखियों के ऊपर हुकूमत में आना चाहते हैं। देखिए, बुजुर्ग सियासतदानों की अपनी एक स्टैंडिंग होती है, उनका अपना एक तजुर्बा होता है, हम उस तजुर्बे से बिल्कुल मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लेकिन आजकल के दौर में और जिस तरीके से पाकिस्तान के माशी और सियासी मसाइल हैं,
वहाँ पर इन सियासतदानों को बार बार आजमा चुके हैं। और अब मैं समझती हूँ, और अब मेरी जमात भी ये समझती है, और पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी ये समझते हैं कि नई क़यादत को, नौजवान क़यादत को मौका देना चाहिए। अगर आप एक शख्स को बार बार मौका दे चुके हैं और उसने किसी तरीके से परफॉर्म नहीं किया, तो क्यों ना किसी न्यू जनरेशन के नौजवान सियासतदान। अच्छा, इस मशवरे में कतन आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद नहीं है। दूसरी बात आप ये कर रही है कि वो रेफर करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ, पर्टिकुलरली नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की तरफ। और अगर ऐसी बात है तो पार्लियामान के फ्लोर पर अब से कुछ बात पहले तक, जब तक इत्तेहादी हुकूमत थी, तो शहबाज शरीफ साहब की तारीफ में जमीन और आसमान के खुलाबे पार्लियामान के फ्लोर पर खुद बिलावल साहब मिला रहे थे। देखिए जी, बात ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि हम जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उनको डेफिनेटली उनकी अपनी एक रिस्पेक्ट है और हम उनकी इज्जत करते हैं। जहाँ तक आसिफ अली जरदारी साहब का ताल्लुक है, तो देखिए पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने आप को फील नहीं किया इस स्लॉट के लिए, और पीछे रह के मशवरा देना और पार्टी को गाइड करना वो अपनी जगह है। लेकिन अगर आप सामने आके प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, जी मैं इसके बारे में नहीं कह सकती, लेकिन इस वक्त जो पार्लियामेंट्री सिस्टम पाकिस्तान के अंदर राइज है, उसमें जो पावरफुल जो पोजीशन है वो प्राइम मिनिस्टर की है। अगर वो सियासतदान जो बार बार वजीर आज़म बन चुके हैं और कोई खातिर खा पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा अपना नहीं डाला, हम ये समझते हैं कि अब उनको थोड़ा पीछे हटना चाहिए और जो नौजवान की आदत है उनको आगे आना चाहिए। अच्छा, बिलावल साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की लाइन और लेंथ सेम है? क्योंकि तासुर ये मिल रहा है कि जैसे फ़र्क है, क्योंकि वो आसिफ अली जरदारी साहब स्टेटमेंट देते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अपने एतमाद का इजहार करते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट से भी कोई ऐसे शिकवा नहीं करते। बिलावल साहब बात करते हैं तो वो बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हैं। तो क्या लाइन और लेंथ सेम है या फ़र्क है? देखें जी, ये तो एक हकीकत है और इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता कि पीपल्स पार्टी को कभी भी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। आप 88 से शुरू हो जाएं और आज तक की इलेक्शंस को देख लें, कभी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया, कभी पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स बनाई गई। 2013 के इलेक्शंस के अंदर इतनी सिक्योरिटी थ्रेट्स थी, हमारे जलसे जुलूसों में बम धमाके होते थे, हमें और ANP को तो मौका ही नहीं मिला कैंपेन करने का। 2018 में फिर सिलेक्शन हो गई, अब 2024 में फिर हम सुन रहे हैं कि जी कोई एक सेलेक्ट होने वाला है। तो ये हमारी शिकायत अपनी जगह है, लेकिन इसके बावजूद हम इलेक्शन में जाते हैं, मैदान छोड़ के नहीं भागते। जहाँ तक आसिफ अली जरदारी साहब का ताल्लुक है और पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, बशमूल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आज भी एतमाद है। देखिए, हमें अपने इदारों पे एतमाद करना पड़ेगा कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। अगर हम अपने इंस्टीट्यूशंस को ही रद्द कर दें और उनके ऊपर अदम एतमाद कर दें, तो वो अभी से मुतनाज़ा हो जाएंगे। हम ये समझते हैं कि गो के इंडिपेंडेंट तज्ज़ियाकार अखबारात तमाम ये बातें कर रहे हैं कि कोई और सेलेक्ट होने वाला है। हम फिर भी यकीन रखते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और इस मुल्क में बैलेट पे एक बार फिर डाका नहीं होगा। चले, इससे तो इस तासुर को मजीद गहरा करके तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फेवर करती है पीपल्स पार्टी के हवाओं का रुख उनकी तरफ है कि इलेक्टेबल्स उनकी झोली में गिर जाएं, जो छोटी जमातें हैं वो इनसे इत्तेहाद करना चाहें। अब देखें ना, कराची में आज सीट एडजस्टमेंट के लिए बाकायदा मुशावरत शुरू हो गई है MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन। इज इट अ थ्रेट टू पीपल्स पार्टी पर्टिकुलरली इन कराची एंड इन सिंध ओवरऑल? रेहान साहब, सिंध के अंदर बेशक वो जिससे भी इत्तेहाद कर लें, MQM से कर लें, PMLN के कोई खातिर खा वोट्स नहीं हैं सिंध के अंदर, और ये MQM भी जानती है। हाँ, PMLN की फेस सेविंग ज़रूर हो जाएगी MQM के साथ इत्तेहाद करके कि हमने सिंध में भी इलेक्शन लड़ा। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक़ है MQM का, वोट के हवाले से उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा PMLN से इत्तेहाद करने का। लेकिन अगर वफाक में हुकूमत बन जाती है PMLN की, तो ऑफकोर्स वजारतों की बंदर बाट में उनका हिस्सा ज़रूर आएगा। अब बात यह है कि पीपल्स पार्टी को क्या इससे मसला है? एब्सोल्युटली नॉट, हमें कोई मसला नहीं, हमें किसी के भी किसी इत्तेहाद से कोई मसला नहीं है। दिस इज़ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, जिसका जहाँ दिल चाहे इत्तेहाद करे, सीट एडजस्टमेंट करे। जितना सख्त मुकाबला होगा उतना जीतने में मजा आता है। लेकिन देखिए, सिंबॉलिक तो है, खासा सिंबॉलिक है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कराची में खड़ी होकर ये कह रही है कि हम कराची को और सिंध को पंजाब बना देंगे। तो तमसील तो वो लाहौर और पंजाब की दे रहे हैं कि हम कराची को लाहौर बना देंगे, सिंध को पंजाब जैसा बना देंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी के पास भी तो ऑब्वियसली ये अपॉर्चुनिटी है, वो कैपिटलाइज करे, पंजाब में आके आप ये नारा लगाएं कि हम लाहौर को कराची बना देंगे?
देखें जी, हमारा झगड़ा किसी जमात से नहीं है, हमारा मुकाबला किसी शहर से नहीं है। हमने लड़ने हैं इलेक्शंस। हमारी लड़ाई है गुर्बत से, बेरोज़गारी से और महंगाई से। हमें इस मुल्क की यूथ को दोबारा से वो एतमाद और वो उम्मीद देनी है जो वो खो बैठे हैं। कोई कैसा भी नारा लगाए, दैट इज़ पार्ट ऑफ द इलेक्शन कैंपेन। अगर वो समझते हैं कि वो कराची को लेके पेरिस बना सकते हैं या कोई और मुल्क बना सकते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, कराची की तरक्की होगी। लेकिन जब PMLN की हुकूमत आई इक़्तिदार के अंदर वफाक में, हमेशा सिंध के फ़ंड्स रोके गए। फेडरल PSDP के अंदर सिंध का शेयर 1% होता था। किसी भी मेगा प्रोजेक्ट के अंदर जो फंड्स का वादा किया जाता था, जो शराकत दारी होती थी वफाकी सूबे के साथ, उसमें हमेशा से लेकिन आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्रीन लाइन की बात कर रही है, आज भी वो कैनब के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात कर रही है, आज भी वो इतने मेगावाट जो पावर खास तौर पे जनरेट होती है, पावर जनरेशन का क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेती है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स तो वो गिनवाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी जब कैंपेनिंग करेगी तो क्या प्रोजेक्ट्स गिनवाएगी, पर्टिकुलरली इन पंजाब, क्योंकि पंजाब बड़ा क्रूशल है। जो पंजाब में हुकूमत बनाएगा विफाक में लाइकली वही हुकूमत बना रहा होगा। देखिए जी, अगर वो बिजली की पैदावार की बात करते हैं तो थरकोल पीपल्स पार्टी का प्रोजेक्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर, उसका क्रेडिट PMLN नहीं ले सकती है। इसी तरीके से ग्रीन लाइन ऑफ कोर्स एक मेगा प्रोजेक्ट था जिसमें वफाक की और सिंध की शराकत दारी थी। ये एक ही प्रोजेक्ट है जिसके बारे में वो बात कर सकते हैं, उसमें भी अब जाके कहीं कुछ खातर खा प्रोग्रेस हुई है। दूसरी बात ये है कि देखिए, जितने फंड्स पंजाब को जाते थे, और ज़ाहिरी बात है वहाँ उनकी हुकूमत थी और दे इलेक्टेड फ्रॉम पंजाब, तो पंजाब में वो पंजाब को ही सब कुछ समझते हैं। पंजाब में ही सारे फंड्स जाते थे, पंजाब में ही सारे रिसोर्सेज जाते थे। पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि वो एक मुत्तफ़िक़ा NFC अवार्ड लेकर आए जिसमें तमाम सूबों को उनके जायज़ वसाइल मिलना शुरू हुए। बलूचिस्तान को भी मिले, खैबर पख्तूनख्वा को भी मिले, सिंध को भी मिले, पंजाब को भी मिले। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हालात हैं कि सूबे अपने तहे उन फंड्स के साथ अपने तरक्याती प्रोजेक्ट्स बना सकता है और बनाए हैं, क्योंकि एक सूबा ही जानता है कि उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, उसके लोग क्या चाहते हैं। देखिए, मसाइल तो बहुत हैं और वसाइल जो हैं वो लिमिटेड हैं। किस तरीके से हमें उनमें रह के काम करना है, कौन किस किस तबके को क्या क्या देना है, ये पीपल्स पार्टी बेहतर जानती है। नहीं, देखिए अब तो वो मरहला है जिसके ऊपर देखना ये पड़ेगा कि किसका होमवर्क ज्यादा तगड़ा है। पीपल्स पार्टी का सिंध में होना, फिर पंजाब में आना तो बात की बात है। अभी KP में क्योंकि कैंपेनिंग चल रही है और KP से ही पीपल्स पार्टी की को और विकेट, बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट जो है वो नून लीग ने आज ही गिरा दी है, जिसमें सेनेटर वकार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। तो देखना तो ये होगा ना कि होमवर्क कौन सी पार्टी ज्यादा तगड़ा कर रही है, रादर देन नैरेटिव्स एंड बुलंद दावे। देखिए, it's not about homework, it's about deliverance। कौन आवाम के साथ अच्छे बुरे वक्त के अंदर खड़ा है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने सैलाब ज़दगान के लिए 21 लाख घर बनाने का वादा किया। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा तामीराती प्रोग्राम है और ये सिंध में शुरू हो चुका है। 3 लाख घर बना के हम दे चुके। किसी और सूबे के अंदर बताएं कि ये काम शुरू हुआ है कि नहीं हुआ। और जहाँ तक बात है विकटें गिरने की, हम इस पर बिलीव नहीं करते। हम समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी को मौका मिले लेवल प्लेइंग फील्ड का, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्वीप कर जाएगी अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए तो। अच्छा, लास्टली देखिए शर्मिला फारूकी साहबा, हमेशा हमने देखा है कोई इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन के बाद किसी को मंजूर होता है और उस कोई धांधली का शोर मचाता है या फिर उसके बाद धरने होते हैं। व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या कोई नेशनल कंसेंसस डेवलप हो पाएगा, कोई सैनिटी प्रिवेल करेगी? आपको लगता है अब की बार फिर वही होगा कि इंतखाबात के बाद एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाएगा? देखिए, अगर इस मुल्क में आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शंस हो गए तो हर जमात उसे एक्सेप्ट करेगी, कोई भी उसे रद्द नहीं करेगी। लेकिन एक सवाल मैं आपके नाजरीन के लिए भी छोड़ के जाती हूँ। 2018 के अंदर रात को 11:45 पे RTS बैठ गया था 2 घंटे के लिए। क्या आज तक उस पर कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई? क्या पता चला कि वो क्यों बैठा था? उस 2 घंटे में क्या हुआ? किस तरीके से इलेक्शन के रिजल्ट्स तब्दील किए गए या नहीं किए गए? क्या हुआ? आज 5 साल गुजर गए। ये कौम जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ होती है तो ज़ाहिरी बात है इलेक्शन मुतनाज़ा होंगे। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू एंड योर व्यूअर्स। साइफर केस के ट्रायल का फैसला कलअदम हो चुका है, जिसे मौके की मुनासिबत से तहरीक इंसाफ अपनी जीत भी करार दे रही है। लेकिन कुछ कानूनी माहिरीन और तज्जियाकार इस साइफर केस में ट्रायल ख़त्म करने को कुछ कानूनी पेचीदगियों से ताबीर कर रहा है।
उनका मानना है कि ट्रायल तो कलअदम हुआ है, लेकिन इससे चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान भी हुआ है। आज इसी नुकसान की बाज़गश सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दी, जहां चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इस केस की जमानत की दरखास्त पर समाअत हो रही थी। साइफर केस का मुख्तसर हुक्मनामा बगौर पढ़ा जाए तो मालूम होता है कि इस फैसले में FIR बरकरार रखी गई है। अदालत को भी दुरुस्त करार दिया है, जज की तैनाती का तरीकाकार भी दुरुस्त कहा गया है। इन कैमरा जेल ट्रायल हो सकता है। अब तक की इंतजामी ऑर्डर्स के तहत तरीकाकार और कार्रवाई कलअदम, मतलब ट्रायल असर 9 होगा। फर्द जुर्म लगेगी, गवाहियां दोबारा होंगी। अगर जज चाहे तो इन कैमरा और जेल ट्रायल हो सकता है। इन पॉइंट से वाज़ेह होता है कि जो फवाइद ट्रायल मुकम्मल होकर सजा के खिलाफ अपील की बुनियाद बन सकते थे और सजा और ट्रायल फेयर ना होने की कानूनी बुनियाद पर खत्म हो सकते थे, इस फैसले ने वो इम्कानात इंतहाई मादूम कर दिए। कानूनी माहिरीन समझते हैं कि अब हुकूमत के पास 2 रास्ते हैं, या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की तामील करें या फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर ले, क्योंकि अब ट्रायल असर 9 शुरू होगा। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद ट्रायल की अब तक की कार्रवाई की कानूनी हैसियत नहीं रही। अदालती हुक्म के मुताबिक ओपन कोर्ट में ट्रायल की कार्रवाई दोबारा होगी, दोबारा फर्द जुर्म आयद की जाएगी और गवाहान के बयानात फिर से कलमबंद होंगे। कानूनी माहिरीन का यह भी ख्याल है कि अब फौरी जेल ट्रायल की ताज़ा दरखास्त जज को दी जाएगी, जिस पर जुडिशल ऑर्डर होने के बाद जेल ट्रायल को सनद मिल जाएगी, कानूनी सुकुम खत्म हो जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस आबिर फारूक ने जो 4 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत थी वो हुक्म अभी भी मौजूद है। फिर इस पर अमल किया जाएगा और रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाएगी। कानूनी माहिरीन और मुख्तसर हुक्मनामे के अहम पॉइंट्स को मद्देनजर रख के एक बात तो यकीन से कही जा सकती है कि ट्रायल कलअदम होने से सिर्फ वक्त का ज़िया हुआ है, और ये वक्त मुखालिफिन के लिए नहीं, खुद तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई अहम था। तहरीक इंसाफ का मकसद तो जल्द से जल्द इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर बेल के लिए अप्लाई करना होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने टाइम बाइंग का इंतखाब किया है। आज इस फैसले की बातगश सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर वफाक और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिया है। चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा थे। चेयरमैन PTI के वक्त सफदर ने रोस्टम पर आकर FIR पढ़कर सुनाई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया कि ये मामला कब का है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने जवाब दिया कि मामला 2022 का है। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि साइफर का मुकदमा दर्ज होने में पूरा साल ही लगा दिया है। कुछ दफात में सजा 2 साल है, कुछ में सजाए मौत और उम्र कैद है। जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि इंक्वायरी में कहा गया था कि शरीक मुल्जिमान का किरदार तफ्तीश में तय किया जाएगा। हतमी तफ्तीशी रिपोर्ट में आजम खान से मुतालिक तफ्तीशी ने क्या कहा। सलमान सफदर ने जवाब दिया कि तफ्तीशी ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं बताया। आजम खान अगवा हो गए, उनकी फैमिली ने अगवा का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। अगवा के बाद आजम खान का 164 का बयान आ गया। इस पर जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे फिर सच सामने आता है। सलमान सफदर ने कहा कि चेयरमैन PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मातहत अदालत के सामने कई घंटे दलाइल दिए। इस पर जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि आप मुकदमात को सियासी तौर पर चलाएंगे तो यही होगा। किसने कहा था कि अखराज मुकदमा और जमानत को एक साथ चलाएं? मुल्जिम 60 साल से कम नहीं है और केस मजीद इंक्वायरी का है, तो इस तरफ आए। अदालत में जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि आपके केस में मरकजी ग्राउंड्स क्या है। केस ये है कि केस बनता ही नहीं। सलमान सफदर ने जवाब दिया जो दफात लगाई गई हैं वो जासूसी जैसे जराइम पर लगती हैं। तहकीकात में कहीं नहीं बताया गया कि कहाँ जासूसी हुई या किसी दुश्मन को फ़ायदा पहुँचा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि वो ये कह रहे हैं कि आपने साइफर को का कोड जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया है। कोड अगरचे तब्दील होता रहता है, कई बार हफ्ते बाद भी तब्दील हो सकता है। सलमान सफदर ने कहा कि जो इल्ज़ाम है उस पर सज़ा जुर्माना या 2 साल कैद बनती है, मगर दफात बड़ी लगा दी गई है। साइफर को डी-क्लासिफाई कानून के मुताबिक किया गया और कौमी सलामती कमेटी में पेश किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि कौमी सलामती कमेटी में साइफर पेश करने और डिबार्च करने का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद है। अदम एतमाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इसका तज़किरा आया। जिससे सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि अभी आप नोटिस ही जारी कराना चाहते हैं तो इसकी हद तक दलाइल दें। जस्टिस याया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि साइफर एक सीक्रेट दस्तावेज था या नहीं। सलमान सफदर ने जवाब दिया कि साइफर डी क्लासिफाई होने के बाद सीक्रेट दस्तावेज नहीं था। जस्टिस याया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि डी क्लासिफाई होने से पहले क्या साइफर को मुल्जिम ने दिखाया था। सलमान सफदर ने जवाब दिया कि इस दौरान साइफर किसी को नहीं दिखाया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया कि साइफर को हवा में लहराकर बता दिया जाए, इसमें यह लिखा है तो क्या वो इब्लाग के जुमरे में नहीं आता। जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि अभी हम इल्जामात का ट्रायल नहीं कर रहे। इल्जामात क्या हैं सिर्फ ये देख रहे हैं। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत काबिल समात करार दे विफाक और FIA समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया और समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिलने के किस हद तक इम्कानात हैं, इस पर बात करें। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
बिलाखिर साइफर केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गया। आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साइफर केस पर समाअत हुई है और एक ऐसे वक्त में हुई है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहली जेल ट्रायल को कलअदम करार दे चुकी है। इन ग्राउंड्स पर चेयरमैन पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिलने के कितने इम्कान है? आपको लगता है कि इम्कान रोशन हो गए? देखें, ये तो देखना है कि उनका मुकदमा क्या है। उनका मुकदमा यहाँ पे कबलस गिरफ्तारी, जमानत कबलस गिरफ्तारी है और जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हैं उस हवाले से जो है उसको कलअदम करार देने की कार्रवाई है। अब उसमें कुछ चीजें जो है आज उनके वकील की तरफ से कहा भी गया कि कुछ अब जाहिर है तो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया उसके बाद कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी उनको। तो अभी तो जो है वो जमानत कबलस गिरफ्तारी का जो मुकदमा है उसके ऊपर हामिद खान साहब ने जरूर कहा है कि पिटीशन को जरा रिवाइज करना चाहते हैं, लेकिन सलमान सफदर साहब ने तो केस को कंटिन्यू किया और उन्होंने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जेल ट्रायल की कार्रवाई कलअदम करार दी गई उसका हवाला ही नहीं दिया कहीं भी, और उन्होंने सिर्फ इसी पर रखा कि हमें जमानत चाहिए क्योंकि ये जो FIR की ग्राउंड है वही ठीक नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं यही कह रहा हूँ कि आज तो जो है वो कार्रवाई जो है वो अभी सिर्फ जो है इस हद तक हुई है कि रीडिंग हुई है, FIR पढ़ी गई और जज साहबान की तरफ से कुछ सवालात जो हैं वो पूछे गए हैं। और उसमें एक बड़ा अहम सवाल ये भी था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा था कि अगर जो प्रोसिक्यूशन के लूप होल्स हैं या प्रोसेस के, तो वो अपील के अंदर तो वो एक्यूज को बेनिफिट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें खत्म हो तो बहरहाल ये इस सतह के ऊपर जो है वो सारी सूरत हाल है। अब नहीं, लेकिन सर ये रिमार्क्स बड़े मानी खेज थे जैसे सरदार तारिक मसूद के, जिनको आप रेफर कर रहे हैं, कि उनका ये कहना कि जो प्रोसिक्यूशन के लेकुनाज है उसको आप कैपिटलाइज कर सकते थे, अपील की ग्राउंड बन सकते थे। तो क्या यानी वो दबे अल्फाज में ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आपने जो अपील का इस्तेहकाक है वो तो है, लेकिन वो जितनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे हो सकती थी वो ग्राउंड शायद आपने गंवा दी, ये कह रहे थे? मेरा ख्याल है कि इससे इन्फ्रेंस जो है वो यही ड्रॉ किया जा सकता है। और आपको पता है सरदार तारिक मसूद जो है वो क्रिमिनल जो लॉ है उसके एक्सपर्ट हैं और सारे क्रिमिनल केसेस जो हैं वो उनके पास आते हैं और वो देखते हैं, उनका एक वसी तजर्बा है। तो ये बात तो हमें भी समझ आ रही थी। अगर आप देखें, मैंने भी कल जब ये हाई कोर्ट का फैसला आया था उसको अगर आप बड़े देखें उसको लीगल नुक्ता नज़र से, तो ये एक जाहिर है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी अपनी एक कानूनी हिकमत अमली है। उस हिकमत अमली से उनको फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, या उसके ट्रायल के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। ठीक, अच्छा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कल का गुज़श्ता रोज़ का डिसीजन था, उसको क्या चेयरमैन PTI के लिए कोई रिलीफ समझा जाना चाहिए या आजमाइश? आपका एनालिसिस इसके ऊपर क्या है? ये कोई नई आजमाइश खड़ी हो गई है, ये ऐसी हड्डी बन गई है जो ना उगली जाए ना निगली जाए? मेरा ख्याल में ये जो आपका दूसरा तज्जिया था वो खासा उस सूरत हाल के बहुत करीब है। गो के बज़ाहिर लग तो ऐसा ही रहा है कि जैसे कि अब तक की जो जेल, अब उसमें हुआ क्या है कि FIR बरकरार है, जज की तकरीर दुरुस्त है, अदालत दुरुस्त फॉर्म हुई है, यानी कि कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है, वो ट्रायल कर सकती है। और उसके लिए अगर वो इन कैमरा जेल ट्रायल करना होगा तो ये जुडिशल ऑर्डर की एक बैकिंग चाहिए होगी। तो उसमें दरखास्त डाल के प्रोसिक्यूशन या फेडरल गवर्नमेंट या जज साहब खुद भी जो है वो देख सकते हैं कि क्या किस किस्म का थ्रेट है या नहीं है। और वैसे भी अब अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर गिरफ्तारी तो जैसे कि नैब के केसेस के अंदर इमरान खान साहब की मौजूद है। तो ऐसी सूरत में जो महफूज मुकाम के ऊपर जो है वो ट्रायल जो है वो हो सकता है। तो अब ट्रायल जो है वो असर नौ होगा, फर्द जुर्म आयद होगी, उसके बाद एविडेंस जो है वो ले की जाएगी, उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन होगा। तो बस जाहिर एक ऐसा है कि जो बस खट्टा मीठा सा रिलीफ है। यानी ये अब जज साहब का इस्तेहकाक है, गो के पहले भी उन्हीं का इस्तेहकाक था। जुडिशल ऑर्डर कोर्ट कह रही थी कि उन्हें जारी करना चाहिए था, लेकिन जुडिशल ऑर्डर नहीं आया। अब जुडिशल ऑर्डर वो जारी करेंगे जिसके बाद कोई ना कोई जो कैबिनेट से अप्रूवल बाद में ली गई और फिर वो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं था। तो जज साहब का इस्तेहकाक है वो भी जेल ट्रायल को बरकरार रखे और जैसे पहले चला वो उसी तरह से यानी उन्हीं SOPs के थ्रू चलता रहे। जी हाँ, बिल्कुल। ट्रायल के तो अपने एक तरीकाकार है ना, वो जो CRPC के अंदर दिया गया है और उसी के तहत ही ट्रायल चलेगा ना। अब वो जो कार्रवाई थी हाई कोर्ट के हुक्म के, अभी तो देखना ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो हाई कोर्ट के इस दो रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ वो शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी भी जो है वो अपील है इस हवाले से कि अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अदालत ही कॉन्स्टिट्यूट न करती तो ट्रायल कैसे चल सकता था। तो ये सारी एक लीगल या कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें हैं। तो इस बुनियाद पे शायद वो भी इस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आए।
तो ये दोनों तीनों चीजें जो हैं वो इकट्ठी होके अदालत के सामने आ जाएं और फिर उस अदालत उसको देख और सुन ले। अच्छा सिद्दीकी साहब, आप क्योंकि बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं और आपका जो ख़ास तौर पे वकला है उनके साथ बड़ा राब्ता रहता है, आजकल जो वकला हजरात हैं ख़ास तौर पे जिनका पीटीआई से ताल्लुक़ है वो पॉलिटिकली खासे एक्टिव हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ से सलमान अकरम राजा साहब से मुताल्लिक ये था कि शायद वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे पीटीआई के टिकट पर। आज शेर अफजल मरवत को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बल्कि ये नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया गया है। तो क्या लाइन ऑफ एक्शन दिखाई दे रही है? क्या क्योंकि पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड भी सेट हो रही है, इलेक्शंस का बिगल भी बच चुका है, तो क्या अब हम वकला को मैदान सियासत में उतरता हुआ देखेंगे बड़ी तादाद के अंदर? देखें, बिल्कुल जो आप देखें कि वो इमरान खान साहब की जब से ये अदम एतमाद की और जब उसके बाद दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी और फिर उसके बाद जो है एहतजाजी तहरीक थी, उसके अंदर मुसलसल वो जो है वो लॉयर्स के साथ इजलास और उनको एक्टिवेट करके, और जब वो अदालतों में पेश होते थे तो वो वकला की एक बड़ी तादाद जो है वो उनके साथ वहाँ पर मौजूद होती थी। तो ये स्ट्रेटजी उनकी सामने नजर आ रही है। और अब जबकि एक ऐसी सूरत हाल जहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तकसीम हो चुकी है, परवेज़ खटक साहब और जहांगीर तरीन साहब की जो दो धड़े सामने आए हैं, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है पार्टी का वो तो शायद उस वक्त उनके पास नहीं है, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें लॉयर्स हैं। अब ये लॉयर्स जो हैं, लॉयर्स कम्युनिटी को अगर बड़ी तादाद में एक तो देखा जाए तो पूरे मुल्क के अंदर जो वकला हैं उनकी तंजीमी स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि पीटीआई के ये जो कानूनी टीम में धड़ाबंदी है ये भी कुछ ज्यादा है और बड़ी पोलराइज्ड किस्म की टीम है कि चेयरमैन पीटीआई से मिलके आते हैं और बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस 2, 3, 4 हो रही होती हैं और मुख्तलिफ किस्म के वर्जन सामने आ रहे होते हैं, तो कहीं ये स्ट्रैटेजी उल्टी ना पड़ जाए चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई को? देखें, स्ट्रैटेजीज बनती भी हैं, उल्टी सीधी होती भी हैं, लेकिन जाहिर है कि इंतखाबात का मामला एक बिल्कुल मुख्तलिफ मामला होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि आपको हो सकता है कि लेकिन कितने बड़े ऐसे नामवर वकला हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं। सरदार लतीफ खोसा साहब देख रहे हैं, हामिद खान साहब देख रहे हैं, राजा साहब, सलमान अकरम राजा साहब हैं, अली जफर साहब हैं। अली जफर साहब तो सेनेटर है ना, वो डायरेक्ट जनरल इलेक्शन से तो नहीं आए। तो इंतखाबी सियासत एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ मार्का है। इसके अंदर जो ज्यादा कारआमद हो सकते हैं, क्योंकि इसमें लीगल प्रोसेस भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ना सिर्फ ये होगा बल्कि हारने के बाद भी या जीतने की सूरत के अंदर भी अगर इंतखाबी उज़रदारियों का इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनते हैं तो वहां पे भी वकला की जरूरत आपको महसूस होती है। तो पार्टी के पास पहली बात तो ये कि इंतखाबात एक कसीर उल सरमाया और भारी भरकम फीसें भी बचाई जा सकती हैं जी, और फिर वो उसके बाद फिर आप भारी भरकम फीसें वकला को मिलें या उनको अदा करें। उससे बेहतर नहीं है कि आप वकील को कर लें, वो उम्मीदवार हो और वो खुद ही सारी जंग जो है कागजात नामजदगी से लेकर हारने की सूरत में इंतखाबी उज़रदारियों तक वो उसको देखें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इंतहाई अहम इजलास अब से कुछ देर पहले खत्म हो गया और इस इजलास के दूसरे रोज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत दुरुस्त तस्लीम न करते हुए रेफरेंस को खारिज कर दिया था और मोअज़्ज़ज़ जज को क्लीन चिट दी थी। वहीं जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का मजीद जायजा लेने के लिए इजलास आज तक के लिए मुलतवी किया गया था। आज ये फैसला होना था कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को दूसरा शो कॉज जारी करना है या नहीं, जिसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली पर नकवी को तफसीली शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और उनसे 14 रोज़ में जवाब तलब कर लिया है। ज़राए का कहना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तफसीली शो कॉज जारी किया है, लेकिन तफसीली शो कॉज से जस्टिस एजाजुल एहसन ने इख्तलाफ किया है। शो कॉज में 10 मामला और ज़राए ने बताया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज 4-1 के तनासुब से जारी किया गया और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अफगान ने शो कॉज जारी करने की हिमायत की है। सिर्फ जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज जारी करने की मुखालिफत की है और जस्टिस मज़ाहिर नकवी से वजाहत मांगी गई है। इस पेशरफ का सीधा साधा मतलब तो ये है कि काउंसिल के सामने रखे गए शवाहिद इस कदर जानदार थे कि उनकी मज़ीद तफ्तीश होना बाकी और जस्टिस मज़ाहिर नकवी इनके जवाबात देंगे और काउंसिल को सबूत और शवाहिद की रोशनी में मुतमईन करना भी अब उनके ऊपर ज़रूरी हो गया है। इस इजलास से कबल जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में शिकायत के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 23 सवालात और शिकायत कुनिंदा आमना मलिक की पब्लिक कर दिए हैं।
खासतौर पे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मामले में अब इससे पहले जो पहला शो कॉज इशू किया गया था, उन्होंने शो कॉज का जवाब देने की बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉम्पोजिशन के ऊपर एतराज़ात खड़े कर दिए थे कि ये जो लोग इसमें बैठे हुए हैं, काउंसिल के जो नुमाइंदे हैं, उन पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काउंसिल की कार्रवाई को भी चैलेंज कर दिया गया था, यानी उनकी ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पड़ी हुई है। अब दो ही रास्ते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको उनकी पटिशन को एक्सेप्ट किया जाए और काउंसिल की कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए, अदरवाइज तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी कार्रवाई को जारी रखने का फैसला, कार्रवाई जारी रहती है तो जाहिर है कि फिर मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को जवाब जमा कराना पड़ेगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।